जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स इंटेक 2 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके लिए आप सभी को मैंने वादा किया है कि आपके लिए जो इंग्लिश है पूरा सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि आज से ही लगातार इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो चालू की जा रही हैं। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है आपका आर्टिकल। और आर्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको पता, मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि सच में ही अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि यार हमारा जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और हम कमजोर हैं, हमको बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, तो भाई आपने एकदम सही चैनल पर आप आए। आपका मोस्ट वेलकम है। और आप आज की ही पहली क्लास में ही आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आपको मैं और सूचना दे देता हूं, इससे पहले आर्टिकल की 4 वीडियोस कंप्लीट करा दी है, जस्ट 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही करवाई है। वो 4 दिन में 4 वीडियोस आई थी। वो बिल्कुल थ्योरी है, यानी आर्टिकल का पूरा बेस उसमें कराया है। आपको नोट्स बनवाए थे, आपसे बोला था कि मेरे क्लासेस का अलग से एक नोटबुक ले लीजिएगा और सारे नोट्स उसमें उतारने हैं। जब आपका एग्जाम हो या फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रैक्टिस सेट का हो, यानी इंडिया के अंदर कोई भी प्रकाशन क्यों ना हो, उसका हर क्वेश्चन जो है वो हमारे नोट से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सच में ही कमजोर है, लगता है कि यार आपको 20 में से 20 स्कोर करना है और यार इंग्लिश के अंदर तो नंबर नहीं कटना चाहिए, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ये वीडियो ही कंप्लीट हो जाएगी, आपको बहुत बेहतर फील होगा। इस आपको पता है इंग्लिश के अंदर आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इस सीरीज के अंदर भी मैंने 20 क्वेश्चंस ले रखे हैं। 20 में से 20 कितने बच्चों का जो स्कोर हुआ वो जरूर आप बताइएगा। और डेली इंग्लिश की क्लासेस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा मेरे साथी। आप पहली वीडियो ही देखेंगे, उसके बाद आपको फील होगा कि यार ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका जैसे अन्य चैनल है वैसे ये चैनल भी आपके लिए यूजफुल है। आपको जैसा पता होगा कि इंटेक 2026 का सेकंड जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 11 जुलाई से 31 जुलाई तक है। पेपर होगा 25 सितंबर से जो है वो इसका पेपर चालू होने वाला है। तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी जो है ना वो एकदम कर दीजिए। भाई इंग्लिश में से ना ये रियल वर्ड लिखे हुए हैं कि 20 में से 20 एकदम 100% प्रॉमिस के साथ में, ये राम सर का प्रॉमिस है कि 20 में से 20 आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, क्लास चालू हो चुकी है। आर्टिकल क्वेश्चन जो एयरफोर्स के अंदर, आपको पता है कि रियल एग्जाम पेपर तो बाहर नहीं आता, लेकिन एक स्टूडेंट के द्वारा एक जो बताया जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो बने बने हुए थे। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं, तो उनको आप ट्राई करिएगा। सबसे पहला टॉपिक है, 4 वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे देखेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप आर्टिकल की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप क्लास को चालू कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, देखो एग्जैक्टली पेपर नहीं आता, ये एवरीवन नोज अबाउट इट, लेकिन क्योंकि विद्यार्थियों को द्वारा एक आइडिया दिया जाता है कि सर आर्टिकल से सवाल इस तरह से पूछे गए थे, इसी तरह से जो जो बुक पब्लिकेशंस होते हैं वो तैयार करते हैं। तो चलेगा क्वेश्चंस किस तरह से तैयार है और उनको आप ट्राई करिएगा। कि हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही रश्ड क्विकली टू स्टेशन टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो एरर आपको आर्टिकल की समझ में आती है वो कौन सी है और वो आपको क्यों लगता है। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि नाश्ता खत्म करने के बाद वह तेजी से स्टेशन की ओर दौड़ा ताकि माननीय अतिथियों का स्वागत कर सके, उनको रिसीव कर सके, ठीक है, उन्हें वहां से ले सके। तो सोच के बताइएगा इसमें कौन से पार्ट में जो है वो गलती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। क्या मैं आपको बताता हूं इसमें गलती कौन सा है, और जो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवाते जा रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस को, सारी चीजों को आप एक जगह जो हो पेन डाउन कर लेना, तब तो जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा जो बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, इसे पढ़ने के बाद में जैसा आप पूरा पढ़ लेंगे कि हैविंग फिनिश्ड, आपको पता है हैविंग के बाद अगर शुरुआत में आए तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म आता है। इसके बाद में उसने अपना ब्रेकफास्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में ही रस, वो दौड़ पड़ा क्विकली। इसके बाद में टू स्टेशन टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट। इसको पढ़ने के बाद में आपको एक चीज तो भाई समझ में आनी चाहिए, जो मुझे समझ में आया। देखिएगा, अगर आप स्टेशन जाते हैं का, अगर आप स्टेशन जाते हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, तो देखो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है कि टू और आगे है स्टेशन, यहां पर टू स्टेशन की जगह पर क्या आना चाहिए, देखिएगा इसकी जगह पर आना चाहिए टू द स्टेशन। क्या आना चाहिए? टू द स्टेशन आना चाहिए। आप कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा, क्योंकि आपको पता है गेस्ट को रिसीव करने के लिए
एक निश्चित स्टेशन पर जाना जाना होता है। और ऐसे में जब भी कभी निश्चित सेंस आ जाए, मतलब डेफिनेट सेंस आ जाए, तो डेफिनेट सेंस जहां पर भी आपको दिखाई आ जाए, समझ में आ जाए, समझ लीजिएगा उससे पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। एक और चीज आप समझिएगा क्या, एक और चीज समझिएगा, जब एक ट्रेवलर या पैसेंजर स्टेशन जाता है ना, तो स्टेशन से पहले दा की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप किसी को रिसीव करने के लिए, यानी किसी को लेने के लिए या फिर किसी को छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं, तो उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। तो दो वर्ड आप याद कर लीजिएगा मेरे साथी। अगर आप स्टेशन जाते हैं किसी को रिसीव करने के लिए, क्या, अगर स्टेशन जाते हैं किसी को रिसीव करने के लिए या फिर आप इसे छोड़ने के लिए, तो ऐसी दोनों ही स्थिति में आप जो स्टेशन से पहले दा का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दा स्टेशन हो जाएगा। आप कहेंगे भैया थोड़ा और समझाइएगा, हल्का फुल्का सा समझ में तो आया है लेकिन पूरा नहीं आया है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन को जो वो समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं स्टेशन गया तो क्या बोलूंगा, आई वेंट। जैसे मैं स्टेशन गया तो मैं क्या बोलूंगा, आई वेंट टू, और मैं लिख देता हूं यहां पर स्टेशन। अभी मैं आपसे पूछूंगा आप बताएंगे क्या, अभी मैं आपसे पूछूंगा आप बताएंगे, टू सी माई, क्या, टू सी माई सिस्टर, टू माई सिस्टर ऑफ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। अब एक बात बताइए, जब भी आप स्टेशन जा रहे हैं, किसको, अपनी बहन को छोड़ने के लिए, माई सिस्टर को सी ऑफ करने के लिए आप स्टेशन जा रहे हैं, आप उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या यहां पर दा लगेगा क्या, भाई बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सी ऑफ रिसीव कभी आ जाए तो आपको स्टेशन से पहले दा का इस्तेमाल करना होता है। ये गलती आप कभी मत करिएगा। दूसरी बात, एक और चीज देखिएगा कि जब भी कभी किसी भी चीज का अगर सामान्य मतलब है तो फिर दा की जरूरत नहीं पड़ती, अगर विशेष मतलब है तभी आप जो है वो दा का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको सबको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन कैसा रहा और इसका आपका कितना जो है वो सही किया गलत किया, कहां पर आपको कंफ्यूजन था, वो सारी चीजें जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। नोट्स बनाते जाइएगा, आज आपका पहला दिन है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, नोट्स बनाते जाइए, किसी भी तरह की शंका आपके मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि पता नहीं क्लास कैसी होगी, भैया कैसा पढ़ाएंगे, भाई टॉप ही एकदम। आगे देखिएगा, द चाइल्ड हैड बीन अ डेफ सिंस बर्थ, कहने का मतलब क्या हुआ, यानी द चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चे, यानी बच्चा जो वो जन्म से ही बहरा था। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जन्म से ही बहरा था। तो यहां पर कौन सी गलती आपको नजर आती है, देखिएगा, मुझे तो समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा, अभी बताता हूं, देखिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है ए डेफ, क्या, यहां पर जो लिखा हुआ है ए डेफ, एक्चुअल में ए यहां पर नहीं आना चाहिए। ऐसी बात क्यों मैंने बोल दी, पहले आप समझिएगा। आपको पता है कि क्योंकि ए एन का जो यूज होता है वो एडजेक्टिव के पहले तब तक नहीं होता है जब तक उसके बाद में नाउन ना हो। आपको पता है डेफ, डेफ जो है ये एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन आता है ना, तभी इस एडजेक्टिव से पहले ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रूल है, क्या ये नियम है, आप सबको पता होगा। जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक आप इस्तेमाल मत करिएगा। जैसे मान लीजिएगा, मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा, मैंने कहा, जैसे जैसे एक एग्जांपल देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आई को जो है वो यहां से बिटाना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा रोहित, रोहित इज अ गुड, क्या, रोहित इज अ गुड, क्या ये सेंटेंस सही है क्या, बताओ। आप कहेंगे भैया बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाली एडजेक्टिव से पहले अगर ए एन आ जाता है तो वो गलत होता है। खाली एडजेक्टिव आएगा, दा उससे पहले आ सकता है लेकिन ए एन नहीं आ सकता। अच्छा जी, कब तक, जब तक इस एडजेक्टिव के बाद में कब नाउन ना आ जाए। तो अगर मैं इसे बोल देता अ गुड बॉय, क्या, अगर मैं बोल देता अ गुड बॉय, देखो ये एडजेक्टिव है और इसके बाद में यहां पर नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब इस एडजेक्टिव से पहले ए एन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर खाली एडजेक्टिव उससे पहले ए एन है तो भाई यहां पर ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत शंका आपके मन में नहीं रही होगी, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस एंड साथ ही में सारा सिलेबस इसी तरह से जो इसी अंदाज में करवाएंगे। आगे सवाल है कि वन ऑफ द गर्ल्स आई शेयर विद इज अ ब्रिटिश। इसको पढ़ने के बाद में आपको समझ में क्या आता है, पहले आप धीरे से आराम से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ रहने वाली लड़कियों में से एक ब्रिटिश है। कहां की है वो, ब्रिटिश की है। तो इसे पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा
कि इसके अंदर गलती क्या है। देखिएगा इसके अंदर मेरे साथी गलती ये है कि वन ऑफ द गर्ल्स आई शेयर विद, जिसके साथ मैं रहता हूं, इज अ ब्रिटिश। भाई यहां पर गलती है। कब देखो ब्रिटिश आपको पता है एक देश का नाम है ब्रिटिश। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कहीं पर भी ब्रिटिश वर्ड आ जाए, ठीक है, या फिर मैं आपको बताता हूं किसी कंट्री का नाम आ गया, तो उससे पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो ब्रिटिश है ना वो एक एडजेक्टिव है। क्या ये जैसे डेफ एक एडजेक्टिव था, वैसे ही ब्रिटिश भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। यहाँ इससे पहले नहीं हुआ तो इससे पहले भी नहीं होगा। एक बात तो ये मोटी मोटी सी बात हमारी समझ में ये आती है। इसके बाद एक दूसरा एक और चीज देखेगा, आपको मैं बता चुका हूं कि भाई ए एन का इस्तेमाल तब होता है जब एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ जाए। क्या? जब एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ जाए। एक एग्जांपल देखिएगा, मैं आपसे बोलूं कि एक ब्रिटिश का एक्टर, तो मैं क्या बोलूंगा? अ ब्रिटिश एक्टर। क्या? अ ब्रिटिश एक्टर, यही तो बोलूंगा। बोलो यस और नो। ओके। अगर मैं कहूं एक जर्मन की फिल्म है, तो मैं क्या बोलूंगा? ए जर्मन, ए जर्मन फिल्म, ऐसे ही बोलूंगा ना। अगर मैंने कहा कि अमेरिकन डिश, तो मैं क्या बोलूंगा? एन अमेरिकन, क्या? एन अमेरिकन डिश। यही तो बात हुआ, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये सब जो है ना वो एक एडजेक्टिव के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद में देख सकते हैं नाउन भी लगा हुआ है, इसलिए यहां पर ए एन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं इस नाउन को हटा दूं, क्या? अगर मैं इस नाउन को हटा दूं ना, तो फिर भाई इससे पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता था। आई होप कि आपको ये वाला सवाल जो वो एकदम समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह की कोई भाई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा चौथा नंबर जो सवाल है उसको आप देखेंगे, उसको आप समझेंगे तो बहुत बेहतर आपको जो है समझ में आएगा कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या मैं कहना क्या चाहता हूं आपको समझ में आ जाएगा। इस चौथे नंबर सवाल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन साइंस मतलब विज्ञान के अंदर का, विज्ञान के अंदर द क्रेडिट गोज टू अ मैन, यानी भाई विज्ञान के अंदर ना ये जो क्रेडिट है वो एक आदमी को जाता है। हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने संसार को कन्विंस कर दिया, समझा दिया। नॉट टू द मैन टू हु द आइडिया फर्स्ट अकर्स। भैया ये तो बड़ा डेंजर सा है, ये तो बड़ा डेंजर सा है। तो बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है। देखिएगा आप एक चीज समझिएगा कि कोई भी अगर समस्या अगर आपको समझ में लगता है कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आपको उस एग्जाम्पल को, उस चीज को आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, नहीं तो वो गलती हो जाएगा। और गलती आपको जो वो बिल्कुल नहीं करना है, गिने चुने सवाल होते हैं। आप समझिएगा, यानी विज्ञान में श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो दुनिया को आश्वस्त करता है। क्या? दुनिया को आश्वस्त करता है, उस व्यक्ति को नहीं जिसे विचार सबसे पहले आता है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया को कन्विंस कर देगा भाई, उसी को क्रेडिट जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसके मन में सबसे पहले विचार आ गया उसको क्रेडिट चले जाए। भाई काम करने वाले को तो क्रेडिट मिलेगा, मिलना भी चाहिए। अब ये सेंटेंस है और इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आता है वो जरा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने जल्दबाजी कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना अमेन, एक्चुअली में ये गलत लिखा हुआ है। क्या? अमेन नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर भाई अ नहीं, इतनी बड़ी बात कर दी, इतने बड़ा डेफिनेट कर दिया भाई, दा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दा आना चाहिए। आपको पता है ना, क्योंकि मैन से यहाँ एक निश्चित आदमी के बारे में बात कही जा रही है। क्या? एक निश्चित आदमी के बारे में बात कही जा रही है जैसे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज, अगर आपको एक और चीज समझ में नहीं आई तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ये भी समझ में नहीं आया, आप कहेंगे भैया हम सेंस नहीं लगा पाए, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम दा कैसे लगाएंगे, वो तरीका भी आपको बताता हूं। देखिएगा ये 3 वर्ड आप याद रख लीजिएगा, मैं आपको यहां पर लिख करके समझा देता हूं। 3 वर्ड आपको याद रखने, जैसे हु, एक और लिख लीजिएगा विच, ठीक है, हु विच, और एक और लिख लीजिएगा दैट। इन 3 शब्दों को आप याद रखिएगा। इससे पहले मतलब इससे पहले क्या आ रहा है? कोई नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? इससे पहले कोई नाउन आ रहा है, तो इस नाउन से पहले आपको दा लगा देना है मेरे साथी। टेंशन फ्री। इस नियम को आप अपनी नोटबुक के अंदर दर्ज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, अगर आपको वो तरीका भी समझ में नहीं आया तो। देखिएगा हु आ रहा है, उससे पहले एक नाउन आ रहा है, तो इससे पहले दा प्लस नाउन यूज होगा। अकेला दा, वो सॉरी मतलब ए एन का इस्तेमाल उस नाउन से पहले नहीं होगा। आई होप आपको ये तरीका भी जो वो समझ में आ गया होगा कि भाई मैं कहना क्या चाहता था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा पांचवा, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज अ डेफिनेटली बेटर। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार समझाया था। क्या? ये वाला एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बहुत बार समझाया था भाई, और फिर भी अगर आपको
समझ में नहीं आता है तो फिर भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। कई बार मैंने आपको समझा दिया है। देखिएगा, मैंने आपको हमेशा बोला है, क्या बोला है, कि अगर सेंटेंस में कभी भी ऑफ द टू आ जाए, क्या आ जाए, सेंटेंस में कभी भी ऑफ द टू आ जाए आगे या पीछे, तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी, एक सेकेंड, सॉरी, तो यहां पर कभी भी ऑफ द टू आ जाए आगे या पीछे, और उसमें क्या होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको दिखाई दे रही है, तो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको दा लगाना होता है, एक नियम होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द टू, ये आगे आ सकता है ऑफ द टू, या पीछे आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद आ जाए या शुरुआत में आ जाए, ठीक है। और यहां पर देखो कॉमा लग रहा है, मतलब ये अलग ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाना पड़ता है। जबकि मोटे तौर पर क्या होता है कि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आती है, तभी हमारा दिमाग जो होता है वो ये कहता है कि यहां पर दा लगा दो। लेकिन ऐसी स्थिति में ऑफ द टू आने पर कंपैरेटिव डिग्री भी आ रही है, फिर भी आपको इससे पहले दा लगाना है मेरे साथ। गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलेगा, आगे देख लीजिए, आगे सवाल कौन सा है और किस तरीके से आपको ये सवाल जो वो करना होगा, फिर मैं आपको बताऊं। देखिएगा, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, एक और चीज देखिएगा, बताऊंगा चलो बाद में, फिर वो सब्जेक्ट वर्ब जो है वो इंक्रीमेंट में आपको बताऊंगा। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आता है, जरा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि वह इतना दुर्भाग्यशाली है कि पटना में रहने के दौरान उसे अपने कुछ मित्र भी खोने पड़े। इतना भाई दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट है कि पटना में रहने के बाद में भी उसे कुछ अपने दोस्त जो है वो खोने पड़े। तो ऐसे में अब आपको इस सेंटेंस के अंदर क्या जो है वो समझ में आता है, समझ में जो आता है वो आप जरूर कमेंट करिएगा। इसको पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ में आता है कि जब वो लड़का, देखिएगा यहां पर एक चीज समझिएगा कि यहां पर जो ये फ्यू लिखा हुआ है ना, ये जो फ्यू लिखा हुआ है, इस फ्यू से पहले दा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जितने भी दोस्त उसके पटना में थे वो सबके सब उसने खो दिए। खाली यहाँ पर अफ्यू या फ्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो देखो फ्यू नेगेटिव सेंस में आता है, अफ्यू थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, दा फ्यू बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी दोस्त उसने पटना में बनाए थे, इसका मतलब वो सारे के सारे जो उसने खो दिए। वो कहने का मतलब तो यही हुआ ना उसका। तो ऐसे में दा फ्यू फ्रेंड्स ही मेड का अर्थ होगा कि जो कुछ दोस्त उसने बनाए थे। जबकि फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, अगर ये खाली फ्यू फ्रेंड्स होता है, इसका मतलब है नो फ्रेंड। क्या, इसका मतलब है नो फ्रेंड। लेकिन उसने अपने दोस्त तो बनाए थे ना, जो है पटना के अंदर। बस मैं वही कहना चाहता हूं। ऐसे में आप हमेशा याद रखना कि इस तरह का, अच्छा फ्यू, फ्यू और लिटिल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं। डिटेल में मैं आपको इसका टॉपिक ही बताऊंगा। देखिएगा, फ्यू जो होता है ना वो हमेशा काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल, मतलब जिस चीज को हम गिन सकते हो उससे पहले फ्यू, अफ्यू, दाफ्यू की चर्चा होती है, ठीक है। लेकिन एक होता है लिटिल, क्या होता है मेरे साथी, एक होता है लिटिल, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। अ लिटिल, दा लिटिल, ये अनकाउंटेबल के लिए। भैया थोड़ी सी चीज को समझा दो, एक बात बताइएगा, क्या यहां पर लिटिल आ सकता है क्या, क्या यहां पर लिटिल आ सकता है क्या, भाई नहीं आ सकता। क्योंकि इसके बाद में देखो काउंटेबल दे रखा है जिसे गिना जा सकता है, और जिसे गिना जा सकता हो उसके लिए फ्यू, अफ्यू, दाफ्यू पर विचार किया जाता है, ना कि लिटिल पर। क्योंकि लिटिल तो जो अनकाउंटेबल, जैसे दूध, पानी, ये सब चीजें जो है वो अनकाउंटेबल है ना, उस पर चर्चा होती है। चलेगा, आगे सवाल देख लीजिएगा, छठवां देख लीजिएगा। ओके, ये सब हो गया। तो यहां पर जो गलती जो इस सेंटेंस के अंदर निकली वो सी वाले पार्ट में गलती निकली है। आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, आगे बड़े बड़े अच्छे सवाल हैं। इनको आप दो तीन बार समझेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देयर वर देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिएगा, यानी पार्टी में कई सुंदर लड़कियां थी। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, यानी पार्टी के अंदर कई सुंदर लड़कियां थी, लेकिन रागिनी ही आकर्षण का केंद्र रही, कहना यह चाहता है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको जो है वो क्या समझ में आता है, वो जरा आप थोड़ा सा समझिएगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिएगा, पहली बात आप समझिएगा, पहली बात आप समझेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है, वो एकदम ठीक बोल रहा है। क्या, एकदम ठीक बोल रहा है। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर इसे समझिएगा आप पहले। देखिएगा, यहां पर जो ये सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है ना, यहां पर अ सेंटर जो लिखा हुआ है, ए जो इस्तेमाल हो रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये ए जो है वो गलत है। ए नहीं आना चाहिए,
भैया क्यों नहीं आना चाहिए, हम इसे कैसे जो है वो समझेंगे, आपको बताता हूँ। ये नियम ना आपको कई बार जो वो आपको जो वो याद याद दिलाएगा। मैं जब भी बोलूंगा नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, मैं जब भी बोलूंगा नाउन ऑफ नाउन, तो समझ लेना पहले वाले नाउन से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। कहो हाँ, यस ना, इसको आपको याद कर लेना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, क्या मैंने बोला था कि ऑफ द टू अगर कहीं आ जाए लास्ट में, तो इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाना ही लगाना है। मैं वही चीज आपसे यहां पर बोल रहा हूं कि अगर कहीं पर भी नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेशन आ जाए, तो हमेशा आपको पहले वाले नाउन से, ये पहला वाला ये दूसरा वाला है, तो पहले वाले नाउन से पहले आपको दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप समझिएगा, अब आप समझ गए होंगे मैं जो बताने वाला था। इसको पढ़ेंगे, देखिएगा। सेंटर क्या है बताओ, एक नाउन है। अट्रैक्शन क्या है, एक नाउन है। तो पहले वाले, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, तो पहले वाले नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं बताओ, दा लगाते हैं। भाई नोट कर लीजिएगा इस नियम को, ये कई बार जो वो पूछा जाने वाला सवाल है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर आपको ले ले दूं, तो फिर आपको जो और ज्यादा जो वो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि मैं बोलूं इस कॉलेज के लड़के, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इस कॉलेज के लड़के, या फिर इस कॉलेज के लड़के, तो मैं क्या बोलूंगा, द बॉयज, क्या द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, यही बोलूंगा, यही बोलूंगा ना। एक बात बताओ, ये ऑफ आ गया, ये क्या बताओ, नाउन, सिंगुलर है प्लूरल है उससे मतलब नहीं, लेकिन नाउन है, पहला नाउन हो गया। इसके बाद में, इस ऑफ के बाद में ये क्या बताओ, ये दूसरा नाउन हो गया। तो मैं हमेशा बोला हूं कि नाउन ऑफ नाउन, क्या नाउन ऑफ नाउन अगर आ जाए तो पहले नाउन से पहले आपको दा लगाना होता है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस नियम को आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में और समझ लीजिएगा बड़े ही अच्छे तरीका से। चलेगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा अच्छा है। आई थिंक वो 7 नंबर का सवाल था। हाँ ठीक है। अब 8वां सवाल देखिएगा। 8वां सवाल क्या कहता है कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आता है और लगता है कि इसके अंदर अगर कोई एरर है तो आप जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। देखिएगा, पहली बात समझिएगा, आई हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म ओके, ठीक है। इसके बाद में दो सेंटेंस को जोड़ा है, दैट से ओके। डॉक्टर सिन्हा विल विजिट, सेल विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके ठीक है। कहां विजिट के बाद में स्थान आता है पटना, द फॉलोइंग मंथ, क्योंकि देखो सेल विल का इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो बिल्कुल द फॉलोइंग मंथ आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें नो एरर है, क्या इसमें नो एरर है, इसमें कोई भी जो है वो इस सेंटेंस के अंदर गलती नहीं है। जब आपको बहुत सारे और भी चैप्टर हैं जिनको हम पढ़ाएंगे ना, तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, सवाल है कि ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, यानी ये समय का ना, इस समय का सबसे बेस्ट ये जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन इसको जान पहचान जो है ना भाई, वो ज्यादा नहीं मिल पाई है। क्या इसको जो जान पहचान है वो ज्यादा नहीं मिल पाई है। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको समझ में क्या आता है, यानी वो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सबसे कम पहचाने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको जो गलती नजर आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, अगर आपने कुछ डिग्रियों का अगर अध्ययन कर रखा होगा तो जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात मुझे बताइए, ये जो लिस्ट है ये क्या है बताओ, ये एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो बताओ सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं बताओ, दा लगाते हैं ना। तो बिल्कुल इस लिस्ट से पहले क्या आना चाहिए मेरे साथी, दा का इस्तेमाल आना चाहिए। बिल्कुल मैं एकदम ठीक बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर चलो मैं ये भी समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ही इज द, मैं बोल रहा हूं ही इज ब्रेवेस्ट, क्या ही इज ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, ऑफ ऑल द बॉयज, ये सेंटेंस मैंने लिखा। इस देखिएगा, ब्रेवेस्ट क्या है ये बताओ, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द। वैसे ही लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे मेरे साथी, द। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन जो है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद में एकदम आनंद ही आनंद है, फिर आपको जो वो दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, ही सेड, उसने कहा दैट ही फेल्ट नर्वस, वो नर्वस महसूस कर रहा था, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज। मतलब इसे पढ़ने के बाद में वो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने कहा कि वो घबराया हुआ महसूस कर रहा था, मतलब ठीक है, नर्वस, क्योंकि उसके एक दोस्त ने उसे बहुत बुरी खबर दी थी, कहने का मतलब ये हुआ। अब इसे पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आता है जरा वो बताइएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, एक चीज आपने देखी हो, कुछ चीजें मैंने आपको नोट करवाई थी जब मैं आपको नोट्स बनवा रहा था, नोट्स बनवा रहा था। आपने अगर नोट्स वो नहीं बनाए हैं तो बहुत बड़ी गलती की है। क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए थे।
मैंने आपको 2-3 चीज बताई थी, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूं, क्या वो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। मैंने एक चीज ये कही थी कि न्यूज जो होता है, न्यूज वो एक अनकाउंटेबल होता है, जिसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है भैया, इसी प्रकार, ठीक है, अनकाउंटेबल होता है तो भाई सीधी बात है, अनकाउंटेबल है तो उससे पहले ए एन तो कोई मतलब बनता ही नहीं, उसे काउंट ही नहीं कर सकते। और इसके साथ में और भी शब्द लिखाए थे, एक लिखाया था इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, इंफॉर्मेशन भी लिखाया था, याद करते जाओ। एक लगेज लिखवाया था, क्या लिखवाया था, लगेज लिखवाया था, लगेज, और एक बैगेज भी लिखवाया था, क्या, एक बैगेज भी लिखवाया था, ठीक है, बैगेज भी लिखवाया था, एक बैगेज भी लिखवाया था, एक और लिखवाया था सीनरी, क्या, एक और लिखवाया था सीनरी, एक और लिखवाया था ड्रैपरी, क्या है, ड्रैपरी भी एक होता है, ठीक है, ड्रैपरी। तो इन सब से पहले आपको ए एन का इस्तेमाल जो होता है वो नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल में यूज किए जाते हैं, ये अनकाउंटेबल माने जाते हैं। तो न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, सीनरी, ड्रैपरी, तो इन सब से पहले आपको ए एन का इस्तेमाल नहीं करना होता, नोट्स में छाप लीजिएगा, ठीक है, आपके पेपर में यहीं से सवाल बनेगा। तो एक बात बताइएगा, इस सेंटेंस के अंदर, क्या इस सेंटेंस के अंदर जो ए एन इस्तेमाल हो रहा है, बताओ ये क्या हो रहा है, ये न्यूज के लिए ही तो हो रहा है। भैया ये बात तो समझ में नहीं आई, ये बात तो समझ में आ गया कि न्यूज से पहले आपको ए एन नहीं लगाना भैया, लेकिन ये ए तो इस न्यूज से बहुत आगे है, फिर हम कैसे समझेंगे भैया। एक चीज देखिएगा, मैं आपको आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। देखिए, अगर बीच में कभी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव आए, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कहीं पर भी कोई एडवर्ब आ रही है, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव भी आ रहा है, प्लस नाउन भी आ रहा है, ठीक है, तो ये एक नियम होता है, अगर ये काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, अगर ये काउंटेबल है, तो इस काउंटेबल नाउन होने की वजह से इस एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी है, तो फिर इस एडवर्ब से पहले हम ए एन लगाएंगे। कब, जब ये लास्ट वाला जो नाउन है वो काउंटेबल होगा, तभी हम लगाएंगे। अगर ये अनकाउंटेबल हुआ, ये वाला नाउन ऐसा है जिसे हम गिन ही नहीं सकते, तो भाई इस एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले कभी भी हम ए एन नहीं लगाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मैं ये कहना चाहता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही एक बात बताओ, ये न्यूज जो वो अनकाउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले क्या आ रहा है बताओ, ये एडजेक्टिव आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है बताओ, ये एडवर्ब आ रहा है। जब ये अनकाउंटेबल है ये नाउन, तो भाई ये जो ए एन आता है ना, वो इसी के लिए तो आता है, इस नाउन के लिए। कब, जब ये काउंटेबल हो, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहां पर ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिएगा साथी, आई होप कि आप सभी को ये सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और एग्जाम्पल समझ में आने के बाद आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करिएगा। अब आप कहेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, 20 क्वेश्चंस की बात हुई थी मेरे साथी, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अभी मैंने आपको कितने करवाए, 10, और देखो 10 को करवाने मुझे 28 मिनट का टाइम लग गया। मैं अगर चाहता तो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में भी खत्म हो सकते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे काफी विद्यार्थी होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन उनका मन है, उनका सपना है, उनके माँ बाप का सपना है कि वो एयरफोर्स के अंदर जाएं, एयरफोर्स में एकदम ताबड़तोड़ स्कोर करें, और भाई सिर्फ इंग्लिश की वजह से तो वो पीछे ना रह जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से फुल डीप में जाकर के मोटी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हुए आपको समझाया जाए चीजों को, ठीक है। अच्छा, बाकी जो आपके 10 बचे हुए हैं उनको मैं क्यों नहीं करा पा रहा हूं, देखिएगा आधे घंटा हो गया, और मुझे बस अब 15 मिनट के बाद में मेरे साथ ही ड्यूटी जाना है, ये नाइट ड्यूटी है, तो अब ड्यूटी भी जाना है, दिन में भी ड्यूटी, रात में भी ड्यूटी, उसके बाद में आपकी क्लास के लिए नोट्स बनाना, साथ ही में जो आपके टॉपिक है, थ्योरी है, उनको तैयार करना, आपको पढ़ाना, बहुत समय लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मेहनत की जा रही है वो आपके कमेंट के माध्यम से, आप जो है इस चीजों को थोड़ा सा बताएंगे, समझाएंगे, आपको भी समझ में आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मेहनत वसूल हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसलिए मुझे अभी ड्यूटी जाना है मेरे साथी, इसलिए सॉरी, माफी चाहता हूं आप सभी से। बाकी जो बचे हुए 10 नहीं 10,000 भी होता ना, तो भी मैं कंटिन्यू चलता रहता, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए हैं, मैं रात में जैसे ही ड्यूटी से आऊंगा 3 बजे, वैसे ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर आपको कुछ समय के बाद में वो वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, और आपको जो भी कोई भी सजेशन अगर चाहिए, तो आप जरूर जो वो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। लेकिन भाई मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्या एक भाई निवेदन बस यही है कि अगर आप
आपके मन में ये है कि राम सर के द्वारा 4-5 साल से जो क्लासेस स्टार्ट नहीं थी, अगर उनको स्टार्ट किया गया है और वो भी स्पेशली इंग्लिश के लिए, तो भाई अगर आपका सपोर्ट मिल गया ना, तो भाई गाँव देहात के अंदर पता है ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं बचेगा, जिसने अगर सपना देखा एयरफोर्स का और उसका जो इंग्लिश है, सिर्फ वो अगर वो इंग्लिश की वजह से फेल हो जाए ना, अदर सब्जेक्ट की तो भाई मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे साथी अगर भरोसा किया है अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मान करके, तो आप ये फील करेंगे भाई 20 में से 20 19 की तो बात ही छोड़ दो, बड़े से बड़े टीचर को हम फेल कर सकते हैं इस इंग्लिश के डिपार्टमेंट में, वो भी एयरफोर्स के लिए। चलिएगा, बाकी जो आपकी क्लासेस है, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी के लिए भी क्लासेस हैं, ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो चल रहा है, अभी सीएचएसएल के आपके कमेंट है वो भी हम चालू कर देंगे, लेकिन विशेष आपको पता है कि 4th ग्रेड का भी एग्जाम चलेगा आएगा, उसके भी इंग्लिश को चालू किया जा रहा है, वो भी काफी विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट थे। इधर आपका एयरफोर्स का भी जो है वो आज से चालू हो गया है। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।